गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन। ये हमारा क्लास 12 के लिए है, सबको पता ही होगा। चलिए, साइक्लोट्रॉन है क्या? तो हम लोग जानते हैं साइक्लोट्रॉन एक विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से आवेशित कण जैसे अल्फा, फोटॉन आदि को त्वरित कराया जाता है। साइक्लोट्रॉन एक विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से आवेशित कण, कैसा कण? चार्जेबल 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 जो हमारा कण रहेगा, चार्जेबल कण, या बोल सकते हैं आवेशित आवेशित कण। आवेशित कण को क्या करना है? त्वरित करवाना है। आवेशित कण को त्वरित करवाना है तो कह सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा इसका डिफिनीशन। साइक्लोट्रॉन एक विद्युतीय उपकरण है। विद्युतीय कैसा उपकरण है? ये विद्युतीय उपकरण है। कैसा उपकरण है? विद्युतीय उपकरण है। साइक्लोट्रॉन एक विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से आवेशित कण को त्वरित कराया जाता है। चलिए, इसके आगे इसका सिद्धांत को देखेंगे। तो सिद्धांत में क्या हो जाएगा? एक ऐसा सिद्धांत, किस सिद्धांत पे काम करता है? सबसे पहले उसकी परिभाषा, फिर से एक बार परिभाषा देख लेते हैं। चलिए, परिभाषा की ओर ध्यान देते हैं। सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। इसका क्या है? परिभाषा। तो परिभाषा में क्या देखेंगे? तो परिभाषा है, साइक्लोट्रॉन एक विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से आवेशित कण, फोटॉन या अल्फा को त्वरित कराया जाता है। यह इसकी परिभाषा हुई। अब सिद्धांत हम लोग देखेंगे। यह पहला पॉइंट है साइक्लोट्रॉन से। दूसरा पॉइंट है सिद्धांत। सबसे पहले सिद्धांत में क्या हो जाएगा? जब इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, जब इसे चुंबकीय क्षेत्र, या बोल सकते हैं जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण को, या बोल सकते हैं किसी आवेशित कण को गतिशील कराते हैं तो वह एक वृत्ताकार पथ बनाते हुए, कैसा पथ बनाते हुए? वृत्ताकार। क्या बोल सकते हैं? जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान, कैसा चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए? एक समान चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए। तो बोल सकते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब अल्फा कण या आवेशित कण को गतिशील करवाते हैं, क्या करवाते हैं? गतिशील करवाते हैं। गतिशील करवाते हैं तो वह कण एक वृत्ताकार पथ बनाते हुए लक्ष्य से जाकर, किससे जाकर टकराता है? लक्ष्य से जाकर टकराता है। क्या दिक्कत? फिर से बोलते हैं इसका सिद्धांत। या किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ध्यान दीजिए। जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण को गतिशील करवाते हैं तो वह कण एक वृत्ताकार पथ बनाते हुए लक्ष्य से जाकर टकराता है। अब इसके आगे इसका बनावट देखेंगे। चलिए, बनावट देखते हैं। सिद्धांत देख लिए, परिभाषा देख लिए, अब इसका बनावट देखेंगे। सिद्धांत, परिभाषा, अब बनावट। चलिए, ध्यान दीजिएगा बनावट को। ये हो गया हमारा, अब ये भी हो गया। अब इसको देखेंगे हम लोग बनावट। बनावट, अब बोल सकते हैं स्ट्रक्चर। अब ध्यान दीजिएगा बनावट है क्या। तो बनावट में सबसे पहले साइक्लोट्रॉन के निर्माण के लिए सबसे पहले दो चुंबकीय क्षेत्र को आरोपित करते हैं। तो सबसे पहले दो चुंबकीय क्षेत्र को आरोपित करेंगे इस तरह से। ध्यान दीजिएगा किस तरह से बनेगा। दो चुंबकीय क्षेत्र को आरोपित करेंगे। ठीक है, ये हमारा मान लेते हैं कौन सा पोल है? ये मान लेते हैं नॉर्थ पोल। ठीक है, उसी तरह एक और पोल ले लेंगे। वो कौन सा पोल हो जाएगा हमारा? साउथ पोल। यार अच्छी तरह से दिखने के लिए हम लोग कुछ इस तरह से इसको बना सकते हैं कि थोड़ा सुंदर लगे देखने में। वैसे सुंदर तो प्राकृतिक में सभी जो बने हैं वो सुंदर ही हैं, लेकिन फिर भी मानव उसे और सुंदर करने के चक्कर में लगा हुआ है। प्राकृतिक की सुंदरता से ज़्यादा कोई सुंदर नहीं होता है। चलिए, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा कौन सा पोल मान लेंगे? ये हमारा साउथ पोल मान लेंगे। इसके बीच अंग्रेजी के बड़े अक्षर के समान दो धात्विक प्लेट रखेंगे जो डी आकार के होगा। अंग्रेजी के बड़े अक्षर कितने, कौन से, किसके आकार का होगा? अंग्रेजी के बड़े अक्षर डी के समान दो धात्विक प्लेट रखेंगे। अंग्रेजी के बड़े अक्षर डी के समान।
दो धात्विक प्लेट रखेंगे। अंग्रेजी के बड़े अक्षर डी के समान दो धात्विक प्लेट रखेंगे, ठीक है। उसके मध्य आवेशित कण को रखेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इस तरह से इसका बनावट है, सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद इसकी बनावट को हम लोग देख लेंगे। ये हमारा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य। इसको हम लोग बोलते हैं चुंबक, इसको भी क्या बोल देंगे हम लोग, चुंबक। इसको हम लोग बोलते हैं डिज, या मान सकते हैं इसको D1 और इसको क्या मान सकते हैं D2। इसके बीच कुछ खाली स्थान को रखा जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग आवेशित कण, आवेशित कण। कोई दिक्कत? ये हमारा साइक्लोट्रॉन का कुछ चलता उलटा फिगर या बोल सकते हैं। और कुछ बचा है तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। इसे एक हाई वोल्टेज की सहायता से जोड़ भी दिया जाता है। चलिए यहाँ पर कुछ और, हाई वोल्टेज की सहायता से क्या कर दिया जाता है, इसे कनेक्ट कर दिया जाता है। तो देखिए हम क्या बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं डिज। देखिए फिर से यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा कर देना। इसे किसकी सहायता से जोड़ते हैं, हाई वोल्टेज की सहायता से जोड़ते हैं। हाई वोल्टेज का नाम क्या देते हैं, HIV फॉर वोल्टेज, हाई वोल्टेज की सहायता से जोड़ दिया जाता है। तो देखिए कह सकते हैं इसका बनावट में हम लोग कह सकते हैं साइक्लोट्रॉन के निर्माण के लिए सर्वप्रथम दो चुंबकों के बीच, या बोल सकते हैं दो एक समान चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं, उसके बीच अंग्रेजी के बड़े अक्षर डी के समान दो धात्विक प्लेट D1 और D2 लेते हैं। दोनों डीजों के बीच कुछ खाली स्थान को छोड़ते हैं, उसके मध्य एक आवेशित कण को रखा जाता है, ठीक है। उसके मध्य एक आवेशित कण को रखा जाता है। दोनों डीजों को एक हाई वोल्टेज की सहायता से जोड़ दिया जाता है। क्या, फिर से वही बनावट को फिर से देखते हैं, उसके बाद क्रियाविधि देखेंगे। तो देखिए फिर क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए साइक्लोट्रॉन के निर्माण के लिए सर्वप्रथम दो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को आरोपित करेंगे। दोनों चुंबकों के बीच दो धात्विक प्लेट अंग्रेजी के बड़े अक्षर डी के समान लेंगे, जिसे D1 और D2 या बोल सकते हैं जिसे डिज कहा जाता है। क्या कहते हैं, जिसे डिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिज, जिसे हम लोग डिज कहते हैं। या बोल सकते दोनों डीजों का नाम दे देंगे D1 और D2। तो बोल सकते हैं दो धात्विक प्लेट डिज लेंगे जिसका नाम D1 और D2 है। दोनों डीजों के बीच एक खाली स्थान, कुछ खाली स्थान को छोड़ेंगे, दोनों डीजों के मध्य एक आवेशित कण को आरोपित कर देंगे। उसके बाद इसका क्रियाविधि देखेंगे। तो क्रियाविधि कुछ खास नहीं है। क्रियाविधि में हम लोग बोल सकते हैं, या क्रियाविधि में हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि साइक्लोट्रॉन को क्रिया में लाने के लिए दोनों डीजों को उच्च धारा से जोड़ते हैं। दोनों डीजों को किस धारा से जोड़ते हैं, उच्च धारा से जोड़ते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या देखना है हम लोग को, तो इसका क्रियाविधि। तो क्रियाविधि से पहले हम लोग इस सारे परिभाषाओं को फिर से देख लेते हैं। क्रियाविधि हम लोग लास्ट में देख लेंगे। परिभाषा क्या हो जाएगा, साइक्लोट्रॉन एक विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से आवेशित कण को त्वरित कराया जाता है। साइक्लोट्रॉन एक विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से आवेशित कण को त्वरित कराया जाता है। आवेशित कण क्या क्या मान लेंगे, फोटोन, अल्फा, ये बोल सकते हैं आवेशित कण को त्वरित कराया जाता है। तो उसके बाद सिद्धांत। तो सिद्धांत में क्या देखेंगे, तो सिद्धांत कुछ खास नहीं है। सिद्धांत में हम लोग जानते हैं कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आवेशित कण को गतिशील कराया जाता है, या बोल सकते हैं जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आवेशित कण को गतिशील कराया जाता है, तो वो जो कण है, आवेशित कण है, वो वृत्ताकार पथ बनाते हुए लक्ष्य से टकराता है। ये इसका सिद्धांत हो गया। बनावट में क्या हो जाएगा, एक बार लास्ट फिर से बनावट देख लेते हैं। तो साइक्लोट्रॉन के निर्माण के लिए सर्वप्रथम दो चुंबक को लेते हैं, दोनों चुंबक के बीच धातु के प्लेट को लेते हैं जो कैसा रहता है, अंग्रेजी के बड़े अक्षर डी के समान का रहता है, जिसे हम लोग डिज कहा जाता है। दोनों डीजों का नाम D1 और D2 दे देंगे, ठीक है। दोनों डीजों के बीच कुछ खाली स्थान को छोड़ते हैं, उसके मध्य एक आवेशित कण को रखा जाता है, आवेशित कण को रखा जाता है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, दोनों डीजों को हाई वोल्टेज की सहायता से जोड़ दिया जाता है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे,
क्रिया विधि देखेंगे। क्या देखेंगे? क्रिया विधि, वर्किंग रूल, क्रिया विधि। तो क्रिया विधि देखेंगे तो क्रिया विधि क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो साइक्लोट्रॉन को क्रिया में लाने के लिए सर्वप्रथम क्या बोल सकते हैं, साइक्लोट्रॉन को क्रिया में लाने के लिए सर्वप्रथम दोनों डीजों को हाई वोल्टेज की सहायता से जोड़ दिया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा की सहायता से जोड़ दिया जाता है। जब D2 ये डीज जो है D2 जब ऋणात्मक हो, या बोल सकते हैं D2 जब धनात्मक हो और D1 क्या हो जाए, ऋणात्मक हो जाए, इस तरह से। या कभी हम लोग मान सकते हैं D2 को ऋणात्मक भी मान सकते हैं। जब D2 ऋणात्मक हो और D1 धनात्मक हो, जब D2 ऋणात्मक हो और D1 धनात्मक हो, तो हम लोग को पता है कि ऋणात्मक वाला एक्सेप्ट करता है और ये वाला रेपल करता है। बोल सकते हैं ऋणात्मक वाला अट्रैक्ट करता है और धनात्मक, जो कहने का मतलब है जो चार्ज नहीं है, मैंने कहने का मतलब जो ऋणात्मक आवेश है वो ग्रहण करता है और धनात्मक आवेश त्याग करता है। तो वही है, जब यहाँ पर जो कण है, ठीक है, उसके बाद ये आवेशित कण है, तो कहने का मतलब है कि वो D2 क्या है, ऋणात्मक, और D1 क्या है, धनात्मक। D2 ऋणात्मक और D1 धनात्मक। तो कहने का मतलब जिसके पास माइनस चार्ज होता है वो अट्रैक्ट करता है, ग्रहण करता है, तो क्या कर देगा, ये वाला किसके पास जाएगा, D2 के पास। फिर जब D2 के पास जैसे ही जाएगा तो D2 क्या हो जाएगा, धनात्मक। उसके बाद D2 धनात्मक हो जाएगा और पुनः D1 ऋणात्मक हो जाएगा। फिर जो है कण D2 से किसके पास आएगा, D1 के पास। फिर जब D1 के पास आएगा तो D1 धनात्मक ऋणात्मक था, तो फिर वो धनात्मक हो गया और फिर D2 क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। यह क्रिया लगातार चलते रहता है। जब यह क्रिया लगातार चलते रहता है उस प्रकार से आवेशित कण वृत्ताकार पथ बनाते हुए लक्ष्य से जाकर टकराता है। फिर से एक बार देख लीजिए, फिर से एक बार सुनेंगे हम लोग इसकी क्रिया विधि को। तो क्रिया विधि में क्या है, साइक्लोट्रॉन को क्रिया में लाने के लिए सर्वप्रथम दोनों डीजों को एक हाई वोल्टेज की सहायता से जोड़ दिया जाता है। जब डीज D2 ऋणात्मक और D1 धनात्मक हो, जब डीज D2 ऋणात्मक और D1 धनात्मक हो, तो कण जो है D1 से D2 की ओर प्रवेश करेगा, D1 से D2 की ओर। जैसे ही कण D1 के पास जाएगा तो ऋणात्मक वाला धनात्मक हो जाएगा और धनात्मक वाला क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो जैसे ही यह धनात्मक हुआ और D1 ऋणात्मक हुआ तो D1 से कहाँ चला जाएगा कण, D2 के पास। जैसे ही कण D2 से कहाँ जाएगा, D1 के पास। जैसे ही कण D1 के पास गया तो वो वाला क्या हो जाएगा, वो धनात्मक हो जाएगा। तो जैसे वो धनात्मक हो गया फिर D2 ऋणात्मक हो जाएगा। यह क्रिया लगातार चलते रहता है, जिसके कारण यह जो कण है एक वृत्ताकार पथ बनाते हुए किससे जाकर टकराता है, लक्ष्य से जाकर टकराता है, लक्ष्य से जाकर टकराता है। जैसे भी चलता है तो किस रूप में चलता है, एक वृत्त की परिधि के रूप में चलता है। कैसे चलता है, तो वृत्त की परिधि के रूप में चलता है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, जिस बल के कारण वो टकराता है वो कैसा बल आरोपित हो रहा है, इधर भी चुंबक है और इधर भी चुंबक है, तो कौन सा बल लगेगा, तो यह एक चुंबकीय बल के कारण भी यह एक वृत्ताकार पथ बनाते हुए लक्ष्य से जाकर टकराता है। कोई दिक्कत, यहां जो बल लगेगा कौन सा बल लगेगा, तो चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स कार्य करेगा। यानी बोल सकते हैं यहां जो कार्य करने वाला बल है वो कैसा बल है, एक मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है। कैसा फोर्स है, एक मैग्नेटिक फोर्स है। समझ में आया। चलिए अब इसका हम लोग व्यंजक देखेंगे। सिर्फ वीडियो को लगातार देखते रहिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसका पीडीएफ किस पे मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारा दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं पूरे को तो हमारे प्ले लिस्ट में जा करके सारे वीडियो को देख लो, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होंगे। चलिए ध्यान दीजिए, अब इसका व्यंजक हम लोग देखेंगे। तो व्यंजक, अब ध्यान दीजिएगा कैसा बल लग रहा था, तो चुंबकीय बल लग रहा था। कैसा बल लग रहा था, तो वह एक चुंबकीय बल लग रहा था। कैसा बल लग रहा था बाबू, चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल कहने का मतलब कि B बराबर हम लोग जानते हैं क्षेत्र से, B बराबर F/m होता है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, BM।
क्या कोई दिक्कत? F बराबर बी एम, एफ बराबर बी एम होगा। अब ध्यान दीजिएगा बी एम, एम का मतलब क्या है, सॉरी स्मॉल एम, एम का मतलब क्या है, सिर्फ समझा रहे हैं। तो एम बराबर होता है आई इंटू एल, कोई दिक्कत? एम बराबर आई इंटू एल, कौन सा? ध्रुवीय तीव्रता, एम बराबर आई इंटू एल। तो कह सकते हैं यहां से हम लोग देखेंगे बहुत बड़ा जाएगा, इसलिए यहां से नहीं, थोड़ा साइड से हम लोग चलेंगे, सिर्फ समझा रहे थे। अब ध्यान दीजिएगा, व्यंजक निकालते हैं। कौन से बल से? मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कौन सा बल से चलेंगे? चुंबकीय बल से चलेंगे। तो चुंबकीय बल से जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला जो होता है चुंबकीय क्षेत्र इज इक्वल टू बी बराबर एफ बटा एम। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? चुंबकीय बल बराबर क्या हो जाएगा? बी एम। कोई दिक्कत? तो हम लोग जानते थे कि एक और परिभाषा, चूंकि हम लोग जानते हैं कि एम इज इक्वल टू होता है आई इंटू एल। क्या होता है? आई इंटू एल। तो हम लोग जानते हैं, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि एम इज एफ इज इक्वल टू बी के जगह पर बी, एम के जगह पर आई इंटू एल, कुछ इस तरह से। उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहां से परिभाषा निकालनी है। अब ध्यान दीजिएगा एक और फॉर्मूला जानते हैं धारा से, तो आई बराबर जानते हैं क्यू बटा टी, आई बराबर क्यू बटा टी। जैसे हम लोग जानते हैं क्यू बराबर आई टी, तो आई बराबर क्यू बटा टी जानते हैं, तो लिख सकते हैं यहां से इस तरह से। देखिए एफ इज इक्वल टू एफ, बी के जगह पर बी, आई के जगह पर क्या लिख सकते हैं? क्यू बटा टी, क्यू बटा टी, आई इंटू में क्या है? एल है, क्यू बटा टी इंटू में क्या है? एल है। चलिए उस तरह से एक और देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कुछ इस तरह से आ गया ना, एफ इज इक्वल टू बी क्यू एल बटा टी, कुछ इस तरह से हम लोग लिख दिए। लिखने का कारण क्या था, जो ध्यान दीजिएगा, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो चाल बराबर दूरी बटा समय या बेग बराबर विस्थापन बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय या बेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो देखिएगा बेग बराबर विस्थापन बटा समय, बेग को सूचित किससे करते हैं? बी से, विस्थापन को एस से। एस का विस्थापन कहने का मतलब क्या? दूरी, दूरी कहने का मतलब क्या? एल, और समय कहने का मतलब क्या? टी। तो यहां ध्यान दीजिएगा ये दूरी का रिलेशन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा? एल इज इक्वल टू दूरी, तो दूरी का रिलेशन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा? यानी इसको मान लेंगे दूरी और इसको मान लेंगे क्या हम लोग? समय। क्या मान लेंगे? समय। तो दूरी और समय जैसे ही इसे मान लिए तो कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि बेग बराबर, सॉरी, फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय ये फॉर्मूला है हमारा, तो लिख सकते हैं कुछ इस तरह से कि f इज इक्वल टू बी क्यू और उसके बाद v, बी क्यू भी। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया बी क्यू वी एफ इज इक्वल टू, इसको कितना मान लेंगे? समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा अगले, अब ध्यान दीजिएगा जो इस तरह से वृत्ताकार पथ चक्कर लगा रहा था वो कुछ इस तरह से लगा रहा था कि वो वृत्ताकार पथ पे है, तो अभी केंद्रीय बल लग रहा होगा। तो अभी केंद्रीय बल की परिभाषा भी चलेंगे कि अभी केंद्रीय बल के कारण हुआ ना वो वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रहा था, तो हम लोग किसके बल की परिभाषा से चलेंगे? सेकंड वाले, अभी केंद्रीय बल। अभी केंद्रीय बल से, अभी केंद्रीय बल से तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं एफ बराबर एम बी स्क्वायर बटा आर, एम बी स्क्वायर बटा आर। इसको समीकरण कितना मान लेंगे? सेकेंड। लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है? ये, तो लिख सकते हैं बी क्यू भी, लेफ्ट बराबर है तो राइट भी बराबर हो जाएगा ना, बी क्यू भी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बटा आर। देखिए निकालना क्या क्या है, सबसे पहले वो किस त्रिज्या से लगातार परिवर्तित हो रहा, तो त्रिज्या का वैल्यू निकालना है, वेग का वैल्यू निकालना है, किस वेग से वो गतिशील था, उसके बाद उसकी आवृत्ति निकालनी है, उसके बाद या बोल सकते हो उसकी आवृत्ति निकालनी है, वेग निकालना है, और क्या निकालना है? चलिए जो निकालना है उसको पहले देख लेते हैं। वेग, आवृत्ति और क्या बोलते हैं? आवृत्ति, वेग, आवृत्ति और त्रिज्या, ये सारे देख लेते हैं। चलिए यहां सबसे पहले हम लोग त्रिज्या का वैल्यू निकालेंगे। तो त्रिज्या का वैल्यू निकालेंगे तो आर का यहां से जैसे ही आर को इधर करेंगे तो आर इज इक्वल टू ये सारे कहां चला जाएगा? उस टाइप, तो वी स्क्वायर बटा बी
क्यू भी। एक भी से एक भी खत्म हो गया तो आर का जो वैल्यू आया वो एम भी बटा बी क्यू। ये हमारा किसका वैल्यू आ गया? ये आर का वैल्यू आ गया। अब हम लोग यहां से बेग का वैल्यू निकालेंगे, तो बेग का वैल्यू भी आसान से निकल जाएगा, वहां से भी को हटा देंगे। चलिए जल्दी से उतारिए। वीडियो को पॉज करके देखते रहिएगा, उतारते रहिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कैसे बनेगा। चलिए यहां से हम लोग किसका वैल्यू निकल गया? आर का। तो आर का वैल्यू निकल गया, हम लोग बेग का वैल्यू निकालेंगे। हाँ एक बात और, कितना टाइम लगेगा उसको चक्कर लगाने में, लक्ष्य से टकराने में, उसका भी वैल्यू निकालना है, उसका भी व्यंजक निकालना है। यानी यहां से हम लोग 4 चीजों का व्यंजक निकालेंगे। सबसे पहला त्रिज्या, उसके बाद बेग, उसके बाद समय, उसके बाद आवृत्ति, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बेग निकाल लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बेग निकालने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है करना है, ध्यान दीजिए। जैसे r इज इक्वल टू निकल गया तो क्या निकल जाएगा हम लोग का? v। v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? जैसे ही v का परिभाषा यहां से v को यहां इधर करेंगे तो हमारा m, हमारा जो m और क्या क्या हम लोग मल्टीप्लाई में होना चाहिए, सिर्फ m ही मल्टीप्लाई में जाएगा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा बाकी कोई मल्टीप्लाई में लग नहीं रहा है, ये भी डिवाइड में है, सिर्फ m मल्टीप्लाई में है। तो हम लोग लिख सकते हैं, अब बाकी सब डिवाइड में चला जाए, डिवाइड करने का मतलब सामने, तो बी क्यू आर अपॉन क्या हो जाएगा? m। ये किसका वैल्यू आ गया? बेग का। किसका वैल्यू आ गया? बेग का। चलिए समझने में कोई दिक्कत हो रही है? समझने में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होगी तो हमें क्या करना है, हमारे कमेंट बॉक्स पे जाके आपको कमेंट करना है कि हमें ये नहीं समझ में आया। चलिए ध्यान दीजिए, अब हमें निकल गया क्या? बेग। अब हम लोग निकालेंगे समय, टाइम। समय को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? समय को निकालना है। तो यहां से समय निकालने के लिए फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, चाल बराबर क्या जानते हैं? दूरी बटा समय, या बोले बेग बराबर विस्थापन बटा समय। बेग बराबर विस्थापन बटा समय। चलिए बेग से ही परिभाषा से चलते हैं। बेग बराबर विस्थापन, बेग इज इक्वल टू विस्थापन बटा समय, ठीक है। विस्थापन करने का मतलब कितनी दूरी है ना, कितनी दूरी। अब बताइए जो दूरी तय किया गया है कुछ इस प्रकार से है, बेग को हम लोग भी से सूचित करेंगे। यहां से सबसे पहले टाइम देख लेते हैं। तो टाइम जो होगा, टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? विस्थापन। विस्थापन करने का मतलब क्या? जो दूरी तय करेगा विस्थापन, अब बटा क्या? बेग। तो देखिए अब ध्यान दीजिएगा, विस्थापन है क्या? तो विस्थापन ध्यान देना है कि कितने दूरी तय करा। तो कैसी दूरी तय करा? वृत्ताकार। वृत्ताकार करने का मतलब क्या? वृत्त की परिधि। तो वृत्त परिधि करने का मतलब क्या? दूरी कितना तय करेगा हर चक्कर में? 2 पाई आर बटा बेग कितना आया हमारा? तो बेग का यहां पर है बी क्यू बी क्यू बी क्यू भी बी क्यू भी और बटा बेग बराबर, तो बेग बराबर बी क्यू भी नहीं 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 यहां से ध्यान दीजिएगा, बी क्यू आर है, सॉरी वी क्यू आर। वी क्यू आर बटा में क्या चला जाएगा? पूरा का बटा कितना चला जाएगा? ये तो हमारा मेन है, और उसके बाद बटा में एम। अब जो आर से आर कैंसिल होगा तो यहां से कुछ फॉर्मूला इस तरह से आ जाएगा हमारा, समय बराबर टी बराबर, तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा एम जो है नीचे वो कहां जाएगा? ऊपर। एम नीचे कहां जाएगा? ऊपर। तो 2 पाई एम अपॉन क्या आ जाएगा? बी क्यू। ये हमारा किसका वैल्यू आ गया? समय का वैल्यू आ गया। अब हम लोग किसका वैल्यू देखेंगे? आवृत्ति। किसका? आवृत्ति। तो आवृत्ति का देखेंगे तो आवृत्ति वाला फॉर्मूला होता है 1/t। 1/t। तो 1/t होता है तो हम लोग लिख सकते हैं आवृत्ति। आवृत्ति को n से सूचित करते हैं तो n इज इक्वल टू आ गया 1 के 1, t का वैल्यू कितना आया है? 2 पाई m अपॉन बी क्यू। तो वी क्यू ऊपर जाएगा तो n इज इक्वल टू आ गया बी क्यू अपॉन 2 पाई m। ये हमारा आवृत्ति का भी फॉर्मूला आ गया। तो हमने किस किस का फॉर्मूला देखा? सबसे पहले त्रिज्या तो एम भी बटा बी क्यू, उसके बाद देखें बेग तो बी क्यू आर बटा एम, उसके बाद देखें टाइम तो टाइम आ गया 2 पाई आर, सॉरी टाइम आ गया जो हमारा 2 पाई एम बट्टा वी क्यू। उसके बाद आवृत्ति देखें तो आवृत्ति आ गया 1/t। कोई दिक्कत? यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा फिर से,
त्रिज्या का वैल्यू आ गया एम भी बटा बी क्यू। उसी तरह हमने जैसे ही बेग का वैल्यू निकाला तो बी क्यू आर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको इधर लाए तो ये जो हमारा दोनों मल्टीप्लाई में ए डिवाइड में, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में ए डिवाइड में चला जाएगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में ए डिवाइड में आ गया, तो b इज इक्वल टू बी क्यू आर बटा एम आ गया। टाइम निकालेंगे तो टाइम कितना आ गया, तो टाइम निकाले हैं तो टाइम हमारा आ गया, देखिए ध्यान से, 2 पाई आर बटा बी क्यू आर बटा एम। 2 पाई आर हमारा जो दूरी था, बी क्यू आर बटा एम, आर से आर क्या आ गया, कट गया, या बोल सकते हैं हमारा खत्म। उसके बाद ध्यान दीजिएगा ये जो एम है ऊपर जाएगा, तो 2 पाई एम बटा बी क्यू। आवृत्ति इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, तो n इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, टी का वैल्यू आया 2 पाई एम अपॉन बी क्यू, बी क्यू ऊपर चला जाएगा तो n इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन 2 पाई एम। कोई डाउट है यहां तक समझने में? किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम कोई भी ऐसा हार्ड या कोई भी ऐसे हार्ड फार्मूलाज का यूज नहीं किया गया, एकदम सिंपल तरीके से हम लोग समझे। इसी तरह हमारे वीडियो में बने रहिएगा, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लगातार देखते रहिए। संदीप फिजिक्स क्लासेस के साथ आप लोग जुड़े रहिए, आपको हर चीज की बेनिफिट यहां पर मिलेगी। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपके फिजिक्स के सब्जेक्ट में, क्लास 12 के लिए कोई भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, एकदम परेशानी नहीं, एकदम विनम्रता से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब शेयर लगातार करते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी यह पढ़ने का मौका मिले।